नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसका भाग 1 प्रकरण का नाम है पादपों में जल अवशोषण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग। जल सभी जीवित कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं या जो भी जैविक सामग्री होती है उन सब में जल की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए जल सभी जीवित जीवों और उनकी कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रमुख घटक होता है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए ये जल एक घटक के रूप में आवश्यक भूमिका निभाता है। गैस, खनिज और अनेक कार्बनिक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं और पौधों द्वारा इन पदार्थों का जो अवशोषण है और पादप के सभी भागों में इनका वितरण है, जलीय विलयन के रूप में होता है। अर्थात जल में ये सारे पदार्थ, खनिज है, कार्बनिक पदार्थ हैं, घुलनशील रूप में पौधे के सभी भागों तक पहुँचते हैं। पौधों की जल आपूर्ति मृदा जल से होती है और मिट्टी के लिए जल का प्रमुख जो स्रोत है वो है वर्षा। यानी पौधों में जो आवश्यक जल है वो मिट्टी के द्वारा ही प्राप्त होता है और मिट्टी में जो जल की मात्रा आती है वो वर्षा के जल द्वारा या वर्षा के द्वारा आती है। तेज वर्षा के बाद अधिकतर जल पृथ्वी की सतह से बहकर तालाब, पोखर, समुद्र आदि में पहुंच जाता है, जिसे अपवाहित या रनवे वाटर कहते हैं। परंतु इसकी अगर बरसात की रफ्तार कम हो, यानी बारिश हल्की हल्की बूंदों के रूप में हो रही है, तो अधिकांश जल मिट्टी में अवशोषित हो जाता है, जिसे हम मृदा जल या सॉइल वाटर कहते हैं। यानी जब बारिश तेज़ होती है तो पानी बहकर और नदियों में, समुद्रों में चला जाता है। लेकिन बरसात की रफ्तार यदि धीमी है और धीरे धीरे हो रही है तो ये पानी सीधा ज़मीन में अवशोषित होता है और ये मृदा जल कहलाता है, भूम वाटर कहलाता है। और इस जल से ज़मीन का जो जल स्तर बढ़ता है और यही पादपों के लिए उपलब्ध रहता है। मृदा जल भी कई प्रकार का होता है, जैसे केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर और आर्द्रता ग्रही जल। ये जल के मृदा जल के मुख्य स्रोत के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनमें से केशी का जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। पौधों के लिए जल अवशोषण करने वाले अंग, तो जो जल के 3 भाग बताए हमने, केशी का जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रता ग्रही जल, इनमें से जो पौधों को सर्वाधिक उपलब्ध होने वाला जल होता है वो होता है केशी का जल। अब है पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट। निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं, जैसे शैवाल हैं और कवक हैं, इनमें जल अवशोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। इनके पादप शरीर की सभी कोशिकाएं पानी और खनिज लवणों का अवशोषण कर सकती हैं। यानी कोशिकीय सतह से ही हो जाता है, इनके लिए अलग से कोई अंग नहीं होता। ब्रायोफाइट में जल अवशोषण के लिए मूलाभास, राइजोइड्स पाए जाते हैं। यानी मूल की जैसी संरचनाएं होती है ब्रायोफाइट्स में, जो जल का अवशोषण करने का कार्य करती है, उन्हें मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। जबकि उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनमें जल अवशोषण के लिए विकसित मूल तंत्र पाया जाता है। जल और खनिज पोषकों का अवशोषण जड़ की पूरी सतह से नहीं होता। ये भी हमें जानना आवश्यक है कि जल का जो अवशोषण है वो पूरी जड़ के द्वारा नहीं होता। कुछ ऐसा भाग होता है, क्षेत्र होता है, जहाँ पर जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। जड़ के 2 भाग होते हैं, 2 क्षेत्र होते हैं, एक तरुण क्षेत्र, दूसरा परिपक्व क्षेत्र। जल अवशोषण का कार्य जड़ के युवा क्षेत्र यानी तरुण क्षेत्र से होता है, क्योंकि परिपक्व क्षेत्र की कोशिका में काष्ठा भवन और सुबेरणीकरण के कारण इनकी भित्तियाँ जो हैं वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। यानी जो परिपक्व हो गया है जड़ का भाग, उस भाग, उस क्षेत्र की कोशिका जो होती है वो, और काष्ठा भवन और सुबेरिन के जमाव के कारण
कठोर हो जाती है, जिनकी भित्तियों से जल का आर पार जाना संभव या पारगम्य होना संभव नहीं होता, ऐसी भित्तियाँ अपारगम्य होती हैं। जड़ के तरुण जो क्षेत्र होते हैं उनके 5 भाग होते हैं। मूल गोप, जिसे रूट कैप कहते हैं, ये मूल का शीर्ष भाग होता है, जो मूल के वृद्धिकारी शीर्ष या शीर्ष भाग को रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है और शीर्ष भाग की रक्षा करता है। जैसे मूल आगे बढ़ती है तो उसके शीर्ष भाग के ऊपर ये कैपनुमा संरचना विद्यमान होती है, जो आगे बढ़ती मूल को सुरक्षा प्रदान करती है। मूल शीर्ष ये जड़ का उपांतस्थ क्षेत्र है, जिसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अर्थात विभाजनशील होती हैं, और इसे कोशिका विभाजन का क्षेत्र भी कहते हैं। यानी इस भाग में कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं और विभाजन करती रहती हैं, जिससे और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। मूल की वृद्धि इसी क्षेत्र के द्वारा संपन्न होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कोशिका की संख्या बढ़ती है तो वृद्धि भी होती है। तो मूल का यह भाग कोशिका वृद्धि के मूल की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। फिर है द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये मूल के शीर्ष के ठीक पीछे का भाग होता है। जड़ की लंबाई इन कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होती है, यानी कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, पहले कोशिका संख्या बढ़ती है और इस भाग में कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि होती है और इससे मूल की लंबाई बढ़ती है। फिर आता है मूल रोम क्षेत्र, रूट हेयर और रीजन। इस रीजन में ये द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र के पीछे का भाग होता है। इस क्षेत्र में हजारों मूल रोम स्थित होते हैं और जड़ का ये भाग जल अवशोषण करने का वाला मुख्य भाग होता है। जल का अवशोषण इसी भाग के द्वारा संपन्न होता है। परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये मूल का परिपक्व भाग होता है और कोशिकाओं के काष्ठाभवन और साथ ही साथ इसमें सुबेरन के जमाव के कारण ये थोड़ा कठोर भाग होता है, जिसकी भित्तियाँ जल के लिए अपारगम्य होती हैं। तो इस क्षेत्र में जल का अवशोषण संभव नहीं होता। अब है ये मूल का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये कोशिकाएं किस प्रकार जल का अवशोषण करती हैं। तो इसमें मूल रोम का जो भाग दिखा रखा है, देख सकते हैं, ये वाला मूल रोम क्षेत्र है। सारे मूल रोम में जितने मूल रोम ज़्यादा होते हैं, उस जड़ की जल अवशोषण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। ये मूल रोम की संरचना दिखा रखी है और इनमें से होता हुआ जल कोशिका में पहुँचता है, जो आगे धीरे धीरे होता हुआ सवन ऊतक के द्वारा और ऊपर की ओर पौधे में बढ़ता है। तो मूल रोम क्षेत्र के अंदर कोशिकाएं जो एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, उनके द्वारा जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। और ये वाला भाग मूल गोप होता है और इसके पीछे मूल शीर्ष है, जिसमें कोशिका विभाजन करके संख्या बढ़ाती है। और ये द्विदलीय वृद्धि क्षेत्र है, जिसमें कोशिका का आकार बढ़ता है, जिससे मूल की लंबाई बढ़ती है। और ये वाला इसके पीछे का भाग प्रौढ़ क्षेत्र होता है, जिसमें काष्ठाभवन या सुबेरन कण के जमा के कारण कोशिका भित्तियाँ जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। और मूल क्षेत्र वो भाग है जहाँ से जल का अवशोषण संपन्न होता है। अब है इस टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपको नोटबुक में करने हैं। पहला है मृदा जल के प्रकार बताइए। दूसरा, पौधों के लिए कौन सा मृदा जल सुगमता से उपलब्ध होता है। तीसरा, जड़ के तरुण क्षेत्र के भाग बताइए। और चौथा है, जड़ का कौन सा क्षेत्र जल अवशोषण का कार्य करता है। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसी के साथ ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।